पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पहली जो स्टेज थी जलसों की, वो इख्तिताम पजीर होगी। अब दूसरी स्टेज उनकी शुरू होनी है जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करना है और इस तकरीबन 1.5 माह के अरसे में क्या कुछ करना है वो भी आपको बताएंगे। हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है, पीडीएम का आगे मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमती टैक्टिक्स इस हवाले से क्या होंगी, किस तरह से इनको डील किया जाएगा, ये थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। और साथ आज जो मुलाकातें हुई, फिर बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जेल में जा रहे हैं, उनके साथ शहरी रहमान साहिबा होंगी, कमर जमान कायरा होंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब से आज कहा तो उन्होंने कि वो बिल्कुल उनकी जो वालदा मोहतरमा है उसकी वफात के हवाले से ताज़ियत करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी क्या कोई सियासी मामला डिस्कस होंगे, क्योंकि जब रायवंड में गए थे बिलावल भुट्टो साहब तो मरियम बीबी से जब उन्होंने उनकी दादी की ताज़ियत की तो वहाँ पे सियासी मामला भी डिस्कस हुए। तो ये किसने बिलावल भुट्टो साहब को कहा कि जी जाए ज़रा शहबाज शरीफ साहब से भी पूछ लें कि आखिर इतने बड़े बड़े ऐलानात जो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आप और हमजा भी क्या उसी के साथ हैं? आपकी तरफ से आवाज़ें आती हैं नेशनल डायलॉग की, तो ये क्या मामला है, इस पर थोड़ी आगे चल के नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, एक तो अल्लाह ताला का हम इंतहाई शुक्र अदा करते हैं कि पावर प्ले के फोरम से, अरवाई के फोरम से हमने जितनी भी आज तक तहकीकाती रिपोर्ट्स की हैं उस पर अल्लाह के करम से जब भी कोई कमीशन बना है उसमें तमाम हमारी फाइंडिंग्स जो हैं, हमारी रिपोर्ट्स जो हैं, उनको ऑथेंटिकेट उन कमीशन की फाइंडिंग ने किया है। आज वज़ीर आज़म जो पेट्रोलियम का मसनूआत के हवाले से और किल्लत के हवाले से जो कमीशन कायम किया था उसकी रिपोर्ट हमारे पास पहुंच चुकी है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका भी एक अहम कलीदी किरदार है। जिस तरह से उन्होंने इस केस को सुना, उसमें डायरेक्शंस दी और आज रिपोर्ट पब्लिक करने के भी अहकाम दिए। हुकूमत ने तो अभी तक पब्लिकली इसको पब्लिक नहीं किया, ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया, लेकिन ये रिपोर्ट हमारे पास है, इस पे भी बात करेंगे। और नदीम बाबर साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने काफ़ी सारे सवालात के जवाबात भी दिए थे और अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्र है कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी और कौमी ख़जाने के हवाले से जो आपको कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाएगा, जो सवालात उठाए थे आज इस रिपोर्ट में, वो तमाम के तमाम ऑथेंटिकेट हुए। नदीम बाबर साहब क्या जवाबात देते रहे, रिपोर्ट में इस हवाले से क्या है। और इससे सबसे बड़ा सवाल इसी रिपोर्ट के हवाले से नाज़रीन ये भी उठता है कि वफाकी काबीना से जो समरी अप्रूव करवाई गई, क्या उसमें काबीना को भी मिसलीड किया गया? क्योंकि इस हवाले से इस रिपोर्ट में भी एक सवाल उठता है कि जनाब जो काबीना के आगे समरी दी गई और फिर जो बैन लगाया गया था, जब दुनिया में कम तरीन तेल की कीमतें थीं तो रेशनलाइजेशन का सवाल काबीना के सामने लेके गए थे और फिर बैन लगा दिया। फिर वहां पे एक जानवरों के डॉक्टर साहब हैं, वो डीजी ऑयल के ओहदे पे काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम जिनके हवाले से हमने कई सवाल करे थे, उस हवाले से भी फाइंडिंग्स आई हैं। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके गुफ्तगू का आगाज नाज़रीन करते हैं। आज ना सिर्फ ये बल्कि LNG के हवाले से को नाज़रीन एक ख़त दिखाएंगे ट्रैफिगुरा का, और 29 अप्रैल 2020 का ये ख़त है जिसमें कुछ एक बिड वगैरह की ऑफ़र दी गई थी और बताया गया था कि पाकिस्तान $700 मिलियन US बचा सकता है। तो ये क्या मामलात हैं, और अब जब उन्होंने बिड दी है दिसंबर के हवाले से तो उसकी क्या कीमत है? तो क्या ये वही रिपीट हो रहा है जो पेट्रोलियम क्राइसिस के हवाले से चीज़ें हुई थी कि वक्त पे हमने सही फैसले नहीं किए और उससे नुकसान हुआ? जैसे कि इस कमीशन रिपोर्ट में आया है कि PSO को उन गलत फैसलों की वजह से 8 से 9 अरब रुपए का नुकसान, 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो ये $700 मिलियन बच सकते थे, अब हम महंगी LNG खरीद रहे हैं। ये कैसे फैसले हैं और क्या वाकई ये एक अच्छी ऑफर भी थी या नहीं थी, इस पे भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और ये किसी तरह से पेट्रोलियम में जिस तरह OMCs को फ़ायदा दिया गया, यहाँ भी कुछ मंजूर नज़र लोगों को फ़ायदा तो नहीं दिया गया, या डेलिबरेटली एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन तो नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाज़रीन कल लाहौर में एक अपना जलसा मुनक्कद किया। 11 सियासी जमातें PDM की, 11 के 11 इत्तेहादी, और जलसा कितना बड़ा था कितना नहीं था, इस पे बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए और इसके कंपैरिजन्स भी हुए। और जलसे से पहले ही ये सवाल हो रहा था कि इसका कंपैरिजन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालिबन अक्टूबर 2011 जहां से PTI की उठान थी, जहां से PTI उठी थी, वो एक रेफरेंस पॉइंट था। फिर गालिबन 2016 का एक जलसा और 2018 का, लेकिन जितने भी अभी तक तज्जिए सामने आए उसमें ये बात सामने आई और ख़ुद इस बात से भी शायद साबित हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने
उनके खुद पार्लियामेंटेरियंस ने पीटीआई के जलसों की तस्वीर खुद ट्वीट करके दिखाने की ये कोशिश की कि जनाब ये तो पीडीएम का जलसा है। अब सवाल वही है कि जनाब कितने आदमी थे सांबा, अब कितने आदमी थे, बात उससे मेरे ख्याल थोड़ी सी आगे चली जाती है। अगर इस पे भी हम बात कर लेंगे ना, 11 सियासी जमातें, कितने लोग थे, और लाहौर की आप आबादी लें तो थोड़े से बंदे, अगर ऑफिशियल एस्टिमेट्स पे जाएं वो तो बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, 20-25 हज़ार मैक्सिमम, चलें आप 50 हज़ार भी कर लें, आप बहुत वाइल्ड आप इमेजिनेशन में लेके लाख बंदा भी कर लें, लेकिन 11 सियासी जमातें और सिर्फ लाख बंदा इकट्ठा कर सके, जबकि पूरे पाकिस्तान से इन्होंने कहा था कि जी हम लोग आए वहां पे। अब तमाम एमएनए पार्लियामेंटेरियंस की बाकायदा ड्यूटीज इस हवाले से लगाई गई थी, तो ये यकीनन एक पीडीएम के लिए भी लम्हा फिक्रिया था। लेकिन ऑफिशियली जब पब्लिकली इनसे सवालात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हुए, मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट चलाई, तमाम लोगों ने अपने जो लोग एंकर्स हैं उन्होंने भी कल अपने प्रोग्राम में बात की, तो वो बातें कुछ नागवार गुजरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, और उन्होंने कहा नहीं जी बहुत कामयाब जलसा था, जलसे के अंदर भी जगह नहीं थी, बाहर भी। लेकिन बहरहाल तस्वीर नाज़रीन आपके सामने, ड्रोन फुटेज झूठ नहीं बोलता। पहले तो ड्रोन अटैक्स होते थे, ये ड्रोन अटैक जो है, ड्रोन फुटेज का अटैक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जलसे पे हुआ है, और इसमें नजर आया है कि ये खाली जगहें जो आप देख रहे हैं कि ये जलसा गाह को पूरी तरह नहीं भर सके। तो इससे अगला सवाल उठता है कि ना पीडीएम जो पहली स्टेज थी इनकी, जो गुजरांवाला में इन्होंने जलसा किया, पिशावर में किया, क्वेटा में किया, कराची में, और कराची में जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज था, नंबर्स भी उन्होंने काफी ज्यादा पूरे किए थे। तो क्या पीडीएम में ये भी सवाल होगा कि जनाब जो लाहौर में जलसा था जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी नून लीग की थी, जो नून लीग का एक जमाने में गढ़ समझा जाता था, वहां पे नून लीग उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के जलसे को पीडीएम के एक तरह से कामयाब करवाया था। और उसी जलसे के बाद शायद थोड़ा सा हुकूमत में कुछ जज्बाती लोग उन्होंने कुछ जज्बाती फैसले भी किए थे, और उसके बाद हमने देखा गुजरांवाला में और फिर पिशावर में और दीगर जगहों पे जो कार्रवाइयाँ, खास तौर पे मुल्तान का जलसा, उन जज्बाती लोगों ने कार्रवाइयाँ करके कामयाब करवाया। और आज जब वजीर आज़म ने बातचीत की अपने काबीना के मेंबरान से, तर्जुमानों से, तो इस बात को भी अप्रिशिएट किया गया कि हुकूमत ने कोई ज़्यादा इस हवाले से रुकावटें डाली नहीं थी, कोई हल्की टुक टुक जो हुकूमत यूजुअली करती है कि जी जिन्होंने स्पीकर प्रोवाइड करने थे या कुर्सियां, उनके खिलाफ एफआईआर्स की धमकी वगैरह दी गई, 1-2 एफआईआर्स इस हवाले से लॉन्च भी की गई। लेकिन हुकूमत अब इस हवाले से मजीद क्या करेगी, ऑपोजिशन क्या करेगी? पीडीएम ने आज अपना अगला लाहे अमल का तो ऐलान कर दिया, और उस लाहे अमल में एक दफा फिर वही मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और अब नई तारीखें दी हैं। एक तो इस्तीफों की अपनी पार्टी को तारीख अभी तक कायम रखी है कि 31 दिसंबर तक। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तमाम पार्टी के लीडर, पार्लियामेंटेरियन अपने अपनी पार्टीज को 31 दिसंबर तक, यानी कि ये साल खत्म होगा, साल के आखिरी दिन तक अपने इस्तीफे जमा करवा दें। इतलात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन हैं सिंध असेंबली के, उनको अहकामात हैं कि बिलावल हाउस में अपने इस्तीफे जमा करवाएं, और काफ़ी बड़ी तादाद में बिलावल हाउस में वो इस्तीफे जमा भी हो रहे हैं। नून लीग भी इस्तीफे जमा करने के हवाले से कार्रवाई कर रही है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि जी अगर आप वाकई सीरियस हैं इस हवाले से तो अपने पार्टी लीडरान को इस्तीफे देने के बजाय स्पीकर को इस्तीफे दें। और हुकूमत और हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं आप जिस वक्त ये इस्तीफे देंगे तो हम इसको कबूल कर लेंगे। हुकूमती वज़रा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि जनाब आप इस्तीफे दें, मैं इस्तीफे एक्सेप्ट होंगे और हम वहाँ पे बाई इलेक्शन करवा देंगे। तो ये वजह है। लेकिन आज जिसका बाकायदा एक दफ़ा फिर याद करवाया गया मौलाना फजल रहमान साहब की कि जनाब 31 तक इस्तीफे दे दें, किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। 31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। जी अपनी अपनी कायदीन के, अपनी अपनी जमातों के कायदीन को इस्तीफे पेश कर दें 31 दिसंबर। स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली को नहीं देने, अपनी अपनी जमातों के कायदीन को। तो वहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व रखा हुआ है, क्योंकि अगर स्पीकर को दे दिए गए, स्पीकर ने बुला के कन्फर्मेशन लेके एक्सेप्ट करके बाई इलेक्शन करवा दिए तो पीडीएम के लिए इस हवाले से मसाइल हो सकते हैं। एक और डेडलाइन दी गई हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को कि जनाब अब आपका भी वक्त पूरा हो गया पीडीएम के मुताबिक। और वो कहते हैं जी 31 जनवरी तक, एक तो अपने पार्टी लिया पार्लियामेंटेरियन को गए, दूसरे हुकूमत को भी कह रहे हैं कि जी आप भी इस्तीफे दे दें। अब हुकूमत में बैठे लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि
जी हम किस बात पे इस्तीफे दें, आपका लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, पहले फेज में जो कुछ आपने हासिल करना था उससे हमारे तो कान पे जूं तक नहीं रेंगी है, हमें आप कोई ज्यादा खतरे की बू इस हवाले से नहीं आ रही, तो हम किस लिए इस्तीफा दें। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस्तीफे का ऐलान भी किया और फिर जो जनवरी में लॉन्ग मार्च की तारीख थी उसको भी आगे कर दिया गया। अब जनवरी की तारीख को क्यों आगे किया गया है, गालिबन कल रात जो मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि उनकी भी कुल्फी जम गई, उनको शायद ठंड लग गई, दीगर कायदीन को, तो कल रात शायद ये उन्हें एहसास हुआ होगा कि लोग भी इतना नहीं आ रहे सर्दियों में कि जनाब थोड़ा सा अगर फरवरी में ले जाएं तो मौसम जो ठंड है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन इस्लामाबाद में नाज़रीन ठंड फरवरी के महीने में भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन बहरहाल अभी उसका भी उन्होंने मार्जिन रखा है, मार्जिन ये रखा है कि जो पहली फरवरी को 31 तक हुकूमत इस्तीफा दे, नहीं तो हम पहली फरवरी को एक और इजलास करके फिर लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, यानी कि एक और तारीख उसके बाद दी जाएगी 1 फरवरी के बाद, और उस पर भी पीडीएम के तमाम रहनुमा बैठेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि शायद अभी तक इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका कि सबने इस्तीफे देने कि नहीं देने। और सिंध असेंबली खास तौर पे जो जीडीए के लोग हैं सिंध में, वो कहते हैं कि जनाब मजाल है कि पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली से इस्तीफा दे, उनकी तो स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं सेनेट में और उनको तो सेनेट की सीटें भी मिलनी है, तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से कैसे इस्तीफे देगी। लेकिन यह अब बिलावल के लिए भी एक अना का मसला बनता जा रहा है कि जितने उन्होंने बयानात इस हवाले से दिए और जिस एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके खड़े हो गए, अनलाइक अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी के, जो कि हमेशा एक मार्जिन रखते थे कहीं ना कहीं निकलने का, वह उस हवाले से उन्होंने तो बिल्कुल वाजे आके एक हार्ड लाइन पोजीशन ले लिया कि ना बात होगी ना कुछ होगा, बस लॉन्ग मार्च होगी, इस्लामाबाद आएंगे और इस्तीफे लेंगे। लेकिन जो तारीखें बदलने का नाज़रीन सिलसिला है, आप भी इस पर नोट कीजिएगा, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था जनवरी में यह हुकूमत घर चली जाएगी और जनवरी से पहले भी कई दफा कहा गया कि इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब अपने इस्तीफे 31 दिसंबर तक हुकूमत के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखा है कि 31 जनवरी तक बगैर किसी वजह के, जो कि हुकूमत कहती है फिलहाल कोई वजह नहीं है, इस्तीफे दें। और 1 फरवरी को क्या करेंगे आइए देखते हैं। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसे भी किया जाएगा। और लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला भी 1 को जो मीटिंग होगी उसमें, अब उसमें भी आगे कोई डेट आती है या नहीं। और मौलाना फजल रहमान साहब तो मेखल मुशर्रफ दौर में इमरान खान साहब के साथ काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी करते रहे, काम वगैरह भी उन्होंने थोड़ा बहुत इमरान खान का साथ किया हुआ है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि 31 तक तो हुकूमती इस्तीफे नहीं आ रहे, तो उन्होंने जो कुछ करना है, हुकूमती वज़रा भी कह रहे जी आज कर लें, कल कर लें, पहले कर लें, बार बार चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम जो है अब हुकूमती चैलेंजेस जितने ज्यादा होते जा रहे हैं, एक एक स्टेप पीछे होती जा रही है और नई नई तारीखों के हवाले से आ रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग काम नाज़रीन हो रहा है, कल की अगर आपने तकारीर सुनी हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद और 3 दफा के वजीर आजम, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जिनकी कन्विक्शन हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दिया, उन्होंने भी कुछ जिक्र किया कि जी मुझे कहा जाता है कि नाम ना लूं। अब सवाल यह कि उन्हें कौन ये कहता है कि जी आप नाम ना लें। इससे पहले उन्होंने नाम लिए, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI के जो चीफ्स हैं उनके नाम बाकायदा तौर पे लिए। इन कल के जलसे में उन्होंने बार बार ये कहा कि जी मुझे कहा जाता है नाम ना लें, नाम ना लें। अब सवाल ये आता है उन्हें कौन ये कह रहा है कि नाम ना लें। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके तकारीर का और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एनालिसिस करें तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी बिल्कुल ये कहा था कि जब नाम लिए तो मैं भी सरप्राइज हो गया। कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि शायद नाम नहीं लेने चाहिए। तो और फिर रिपोर्ट्स भी इस हवाले से सामने आई कि जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की बात हुई, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद ये कन्वे किया कि जनाब आप नाम ना लें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज़रीन बड़े इंटेलिजेंटली अपने कार्ड्स खेल रही है और ख़ास तौर पे जहाँ पे आसिफ अली जरदारी की सियासत का ताल्लुक आता है तो उससे पता लगता है कि अभी तक सारे कार्ड जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब खेल रहे हैं। लेकिन जो राब्ते हैं, अब एक तो नवाज शरीफ में हो सकता है और मेरा ये गेस है कि हो सकता है आसिफ जरदारी के अलावा भी लोग उनसे राब्ते कर रहे हो, नून लीग के और भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो, नून लीग के पार्लियामेंटेरियन जिसमें राना सनाउल्लाह आ जाते हैं, एहसन इकबाल आ जाते हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ जाते हैं,
खुर्रम दस्तगीर साहब आ जाते हैं। इनमें से चंद लोगों के राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी और सबसे ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब माशाल्लाह से, तो ये तमाम लोग अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में, अब पता नहीं अपनी क़यादत को बताते हैं या डायरेक्ट मियाँ साहब को बताते हैं कि क्या चीज़ें शेयर करते हैं, क्या मैसेजिंग एक्सचेंज हो रही होती है। और फिर शहबाज शरीफ साहब जब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो ये वही मैसेजिंग है जो कि इन लोगों ने शहबाज शरीफ को पहुंचाई या कि नवाज शरीफ को भी पहुंचाई जिन्होंने रिजेक्ट की। लेकिन बिलावल साहब को भी फ़ोन कॉल जा रही हैं, जिसका कल इकरार बिलावल भुट्टो ने जलसे में किया और साथ ये भी कहा कि आइंदा मुझे फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिलावल साहब बिल्कुल चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे राब्ते होते हैं, लेकिन उनके साथ उनके को चेयरपर्सन भी हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब। तो वाजे उन्होंने नहीं किया कि सिर्फ उनको कॉल नहीं करनी या उनके वालिद साहब को भी नहीं करनी या कि पार्टी के दीगर लोगों से भी राब्ते नहीं रखने या वो राब्ते के लिए ओपन है। क्या कहा बिलावल ने इस हवाले से, आइए नाज़रीन देखते हैं। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे, कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम सब मिलके, हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से एक जज्बाती तकरीर करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बैकग्राउंड राब्तों का कि कॉल्स हो रही हैं वो भी उन्होंने साथ ही इस हवाले से इकरार किया। अपोजिशन की तो स्ट्रेटजी नाज़रीन इस हवाले से वाज़ेह होती भी जा रही है कि अब सेकंड फेज़ में वो क्या करना है। पहले स्टेज में इतनी ज़्यादा कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे जनवरी से पहले हुकूमत को भगा देंगे। अब दिसंबर तक की डेडलाइन, फिर जनवरी की डेडलाइन और फिर फरवरी, जिसका मतलब कि पहले फेज़ से वो नताइज हासिल नहीं कर सके। तो अब सेकंड फेज़ के हवाले से जो भी स्ट्रेटजी उनकी है वो किस हद तक कामयाब होती है, उसके लिए हुकूमत भी ऑलरेडी तैयार बैठी है। और हुकूमत ने काफ़ी सारे इंतजाम किए, कुछ लॉ फेयर का भी इंतज़ाम किया है और हाल ही में कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन एक समरी अप्रूव की, जिसमें वजारत दाखिला को ये इख्तियार दिया गया कि जो सेडिशन के मुकदमे हैं, गद्दारी के मुकदमे हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं। अब सेडिशन का नाज़रीन ये वो कानून है जो बरतानवी साम्राज्य ने बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान पीनल कोड में 1860 में इंट्रोड्यूस करवाया था और उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता था जो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करते थे और तब से लेके ये हमारे कानून की बुक्स में मौजूद है। लेकिन इसका तरीका ये था कि कैबिनेट इसकी अप्रूवल देती थी। कैबिनेट जिसको कि मुस्तफा इम्पेक्स केस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिफाइन किया, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब सवाल ये है कि क्या कैबिनेट अपने इख्तियारात सेक्रेटरी इंटीरियर को दे सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा लीगल सवाल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुकी है। और इस केस में गद्दारी के मुकदमे में क्या एक सेक्रेटरी इंटीरियर बैठ के दस्तखत करेगा कि जी इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं आती, इसकी तकरीर मुझे पसंद नहीं आती, तो इसके खिलाफ मैं गद्दारी का मुकदमा करूंगा? ये वो वाला कानूनी हरबा इस्तेमाल करने की हुकूमत ने तैयारी की है जो कि सेडिशन का लॉ बरतानिया में भी ख़त्म हो चुका। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब की लैंडमार्क जजमेंट्स भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी क्या अब सवाल ये आता है कि क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे इदारे और बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग तकारीर से डर जाते हैं, कही हुई बात से डर जाते हैं? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स में यह मौजूद है कि इदारे और जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनको अपने दिल भी बड़े रखने चाहिए और वैसे भी वो बहुत बड़े होते हैं और इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और क्रिटिसिज्म जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये वाला जो इकदाम हुकूमत करने जा रही है, और अगर गद्दारी के मुकदमे, एक तो पार्लियामेंट को बैठ के इसे रिव्यू करना चाहिए कि 73 साल आज़ादी के बाद क्या हम किसी भी पाकिस्तानी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बैठ के दे सकते हैं? पाकिस्तान में जो बंदा पैदा हुआ हो, पाकिस्तान में पला बड़ा हो, और ये वाला कानून और ये किस लोगों के खिलाफ माजी में इस्तेमाल होता रहा, उसकी भी एक बाकायदा तौर पे तारीख है और चंद हवालों से इस पे भी जिक्र करेंगे। मुझे दिल राज साहब बार बार कह रहे हैं कि जी अब आप क्योंकि सेडिशन पे की बातें कर रहे हैं तो आप वक्फा ले लें, तो मैं नाज़रीन वक्फा ले लेता हूँ और वक्फे के बाद आपको इस पेट्रोलियम रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, इसमें आज क्या चीज़ें सामने आई। 7 से 8 अरब रुपए का पीएसओ को जो नुकसान हुआ, आपकी जेब से जो पैसे निकाले गए, इसका जिम्मेदार कौन है? इस रिपोर्ट में वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई होगी। और क्या यही वाली कार्रवाई हम एलएनजी सेक्टर के साथ भी करें, जहां पे कि आजकल महंगी एलएनजी खरीदी जा रही है और वो हुकूमत महंगी एलएनजी
खरीद रही है, जो कि नून लीग को ताने देती थी काफ़ी महंगे LNG कॉन्ट्रैक्ट्स करने की। तो उसकी हकीकत क्या है, उस पर ही बात करेंगे। और उस हवाले से हमारे साथ आगे चल के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब शरीक होंगे। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और वक्फे के बाद इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, नदीम बाबर साहब क्या कह रहे थे, वो कौन से जानवरों के डॉक्टर हैं जो DG ऑयल के तौर पे काम कर रहे थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम का क्या किरदार है, ईरान से कितना तेल स्मगल होता है, क्या FC का भी इसमें कोई किरदार है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के हुक्म पे कायम पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट में मौसूल हो चुकी है, और इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस हवाले से हम सवालात उठाते रहे। और अबू बकर खुदाबख्श साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, इनकी सरबराही में इस कमीशन ने काम किया और अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं उससे ये चीज़ भी सामने आ रही है कि अरबों रुपए की ऑयल स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान में, जिसको कि आज तक रोका नहीं गया। ओगरा ख़त्म करने की, रीस्ट्रक्चर करने की भी इस हवाले से सिफारिश है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीज़न, उसको रीस्ट्रक्चर करने की इस हवाले से सिफारिश की गई है। ऑयल रूल्स को सिफारिश की गई है। साथ साथ उन किरदारों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ, पेट्रोल का क्राइसिस क्रिएट हुआ, और किस तरह से फैसले हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीज़न में, वो भी इसमें बाकायदा तौर पे मेंशन है। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं नाज़रीन, तो आप ये भी यकीनन सवालात उठाते हैं कि जनाब ये तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो हम बार बार आइडेंटिफाई कर रहे थे, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो भी हमने आपको एयरवाई के फोरम से, पावर प्ले के फोरम से बताया, वो तमाम चीज़ें इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट ने ऑथेंटिकेट की और उससे ज़्यादा भी चीज़ें निकाली हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस कासिम खान साहब, वो भी इस केस के हवाले से उन्होंने नोटिस लिया हुआ था, और इस केस पे जितनी भी अभी तक हेयरिंग्स हुई हैं उन्हें बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन आ रही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इस कौम का दुख दर्द है, आम लोगों का दुख दर्द है, जिनकी जेबों से ये अरबों रुपए इन्होंने निकाले और ऑयल कंपनीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा दिया गया। आज की जो समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अदालती हुक्म पर पेट्रोल बहरान पर तहकीकाती कमीशन की सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट शाया करना मुफादे आमा में चीफ जस्टिस कासिम खान लाहौर हाई कोर्ट ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी वकील ने कहा था कि 3 दिसंबर के काबीना इजलास में ये रिपोर्ट रखेंगे, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझे क्लियर हिदायत दी गई है कि कल की मीटिंग में ये रख लिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा यह कमीशन तो अदालत के हुक्म की रोशनी में बना, इस रिपोर्ट पर तो अदालत का इस्तेकाक ज्यादा है, रिपोर्ट पब्लिक करना कानून की मंशा है। 30 दिन क्या आपने इस रिपोर्ट को माइक्रोवेव में रखना है, मैं रिपोर्ट पब्लिक कर रहा हूं, ये कहा चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन के सरबराह अबू बकर खुदाबख्श को रोस्टरम पर बुलाया। वजारत एनर्जी के पास मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है, अबू बकर खुदाबख्श साहब जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे उन्होंने बताया, और पूरा रिकॉर्ड ना होना ये खुद बहुत सारे सवालात उठा रहा है कि कहीं रिकॉर्ड गायब तो नहीं कर दिया गया। OCAC ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी के पास भी मुकम्मल डेटा ना था, और जिस तरह नाज़रीन शुगर इंक्वायरी कमीशन में हमें चीज़ें पता लगी, उसी तरह ऑयल इंडस्ट्री में ये OCAC ये डेटा भी रखती है, प्राइस मैनिपुलेशन और सारी चीज़ें वजारत को बाकायदा तौर पे इनका होल्ड है एक तरह से। जिस तरह शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में हमें पता लगा था कि किस तरह शुगर मिल्स एसोसिएशन जो हैं उन्होंने बैठ के अपने कार्टेल बनाया हुआ है, इसी तरह ये ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी भी उसी तरह से एक्ट करी, और ये कमीशन ने बाकायदा तौर पे अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने मजीद कहा कि आइंदा समाअत पर बताएं कि मामला ऐसा रह गया है जिस पर मजीद तहकीक की जरूरत है, किन किन लोगों के खिलाफ किन कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है, जो लोग ओहदों पर नहीं रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, किन किन लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है, अगर कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान पहुंचाया और फायदा हासिल किया, क्या उनके खिलाफ किस अंदाज में कार्रवाई की जा सकती है, 4 दिन पहले कीमत बढ़ाने से रियासत को नुकसान हुआ, वो किससे रिकवर किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान यकीनी बनाए कि बगैर रुकावट आवाम को पेट्रोल दस्तयाब हो। अदालत ने पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट को फौरी पब्लिक करने का
हुक्म दे दिया और अभी तक नाज़रीन ये रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं, लेकिन हमने अपने ज़राए से इसकी कॉपी बाकायदा तौर पे हासिल कर ली है। अब इस रिपोर्ट में नाज़रीन जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने सवाल किया था वज़ीर आज़म अपने खसूसी जनाब नदीम बाबर साहब के कि किस तरह आपकी वजारत ने नोटिफिकेशन जारी करके नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने कितनी बॉय हैं तो बहुत अच्छे स्मूथ टॉकर हैं, हर किसी को अपनी बातों के जवाबात से कन्विंस कर लेते हैं। इसी तरह काबीना को भी उन्होंने कन्विंस किया था कि जनाब ये वाला जो हमने बैन का लेटर है उसे रेशनलाइज का लफ्ज करके पूरी काबीना को ये ब्रीफिंग दी गई और आज काबीना भी उसमें इम्प्लीकेट हो गई है इस रिपोर्ट में। वो कैसे नाज़रीन, पहले आपको बताते हैं कि हमने नदीम बाबर से सवाल क्या किया था और उसका जवाब क्या उन्होंने दिया था, ये देखते हैं। This summary was approved on 27th March by Cabinet Committee on Energy without Ogra's participation comments. Based on Cabinet Committee on Energy decision, operation of 3 refineries was stopped while imports were already banned, thereby curtailing country's supply sources. Ogra Oil and Gas Regulatory Authority regulator है इस मामले पे, उससे पूछे बगैर ये 3 रिफाइनरीज के हवाले से फैसला कर लिया गया कि जनाब ये अपने ऑपरेशंस भी बंद कर लेंगे, बैन ऑलरेडी कर लिया गया। और ओगरा जो रेगुलेटर है वो बता रहे हैं कि जनाब जो आपकी वजारत के फैसले इस हवाले से हुए उस वजह से जो मुल्क में सप्लाई है तेल की उसमें कमी वाक़ई हुई। जी नाज़रीन, ये तो वो चीज़ थी जो हमने बताई और ये भी सच मेंशन है इस रिपोर्ट में, फाइंडिंग्स ने ऑथेंटिकेट किया। और नदीम बाबर ने इसका क्या जवाब दिया था 25 मार्च के हवाले से, आइए देखते हैं। 25 तारीख को आपकी वजारत एक लेटर इशू करती है कि जनाब तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल कर दें और जो भी प्लान इंपोर्ट्स हैं अप्रैल 2020 के आगे से। तो क्या इसी वजह से ये क्राइसिस हुआ? क्योंकि ओगरा की जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रही हैं कि हमें इस पे चार्जेस भी पड़े, पेनल्टीज भी पड़े, हमें अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े, और फाइनल जब आपने काबीना में ओगरा से पूछा जो रेगुलेटर है वो कहते हैं बिल्कुल इसी वजह से मुल्क में क्राइसिस आया। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। 25 मार्च को जो लेटर इशू हुआ मिनिस्ट्री का, उसका पहले थोड़ा ज़रा तनाजुर समझ लें को लेटर क्यों इशू हुआ। 12-13 मार्च को जब कोविड की वजह से 13 मार्च को मेरे ख्याल है सिंध ने लॉकडाउन किया, तो 13 मार्च से 27 मार्च का जो पीरियड था 2 हफ्ते का पीरियड, इसमें एक एक करके सारी रिफाइनरीज बंद होने जा रही थी क्योंकि डिमांड 55% ड्रॉप हो गई। 55% डीजल की डिमांड ड्रॉप हुई, 51% पेट्रोल की डिमांड ड्रॉप हुई और उनके स्टोरेजेस टॉप अप होने शुरू हो गए। जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसका बैक फ्लो इफेक्ट ये हुआ कि हमारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं तकरीबन 90,000 बैरल जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और उनके साथ 350 से 400 MMCF गैस प्रोड्यूस होती है, वो बंद होना शुरू हो गई क्योंकि क्रूड ऑयल लिफ्ट नहीं हो रहा था। इस बैकग्राउंड में हमें अपनी टोटल सप्लाईज को रैशनलाइज करना था कि डोमेस्टिक फील्ड्स बंद ना हो, रिफाइनरीज मिनिमम कैपेसिटी पे चलती रहें, उसके बाद जो ज़रूरत है वो हम इम्पोर्ट करें। जी नाज़रीन, आपने सुना कितने अच्छे स्मूथ टॉकर हैं नदीम बाबर साहब, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और अब तो ये अल्लाह भला करे इस कमीशन की रिपोर्ट का जो उन्होंने बात की थी और जो समरी भी मूव की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समरी में बैन का लफ्ज नहीं था, रेशनलाइजेशन का। और इसके पैराग्राफ 5 में इन्होंने कहा था कलेक्टिव इंटरेस्ट हैव टू प्रिवेल ओवर नैरो इंडिविजुअल कमर्शियल इंटरेस्ट, लेकिन काम बिल्कुल उसके उलट किया और काबीना को भी जो समरी थी उसने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, इसका जिक्र रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 40 पे है नाज़रीन। और इसकी हेडिंग अगर आप देखें रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 40 पे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है क्वेश्चनेबल जजमेंट ऑफ बैन कैंसिलेशन ऑफ इंपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डेवलपमेंट डिवीजन, यानी कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस जजमेंट पे जिसके तहत ये बैन लगाया गया इंपोर्ट्स के ऊपर, कैंसिलेशन की गई इंपोर्ट्स की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन ने। और साथ ये भी लिखा हुआ है इंटरेस्टिंगली द सेट समरी वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन 27 मार्च 2020, 2 days आफ्टर द इशुएंस ऑफ अफोरमेंशन्ड लेटर। यानी कि पूरी की पूरी काबीना माशाल्लाह से उसके सामने जब ये समरी गई तो उन सब ने भी, क्योंकि नदीम बाबर साहब जिस तरह आपने सुना जब हमने ये सवाल उठाया था तो कितने मजे से जस्टिफिकेशन दे रहे थे, तो यकीनन काबीना को भी उन्होंने यही जस्टिफिकेशन दी होगी। और लोग कहते हैं कि ना माशाल्लाह बाहर से पड़े हुए हैं, अमेरिकन इनकी नेशनैलिटी है, सेनेटर ये बनना नहीं चाहते। आप कोशिश कर लें, सेनेटर अगर बनना हुआ या तो कवानीन में ये लोग चेंजेस करवाएंगे या आप अमेरिकन नेशनैलिटी इन्होंने नहीं छोड़नी बहरहाल, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट सारे वहां पे। कल को
आया टाइम आया ब्रीफकेस उठाएंगे चले जाएंगे। शहबाज शरीफ की भी प्राइवेट कंपनीज में 2 को तो हेड करे थे, नैब ने एक ही दिन बुलाया, लेकिन माशाल्लाह से इतने वेलिंग्ड आदमी हैं नदीम बाबर साहब और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि जब इवन आईपीपीज का भी मसला आया उसमें टेबल के इस साइड भी बैठे थे, उस साइड भी बैठे थे। पेट्रोलियम क्राइसिस के हवाले से अब इसी रिपोर्ट का नाज़रीन में आपके सफा नंबर 140 पे जब आप जाते हैं तो जो हमने सवाल उठाया था उस पर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कह रही है वो बड़ी वाज़ेह है। और इस पे जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये बताते हैं कि जब पूरी दुनिया में इन शार्प कंट्रास्ट टू द वर्ल्ड एट लार्ज वी सीज द डेज ऑफ लोएस्ट इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मंथ्स ऑफ मार्च टू मे 2020 द क्राइसिस ऑफ शॉर्टेज इरप्टेड इन पाकिस्तान इन द मंथ ऑफ जून। सैड स्टोरी, अफसोसनाक कहानी है कैसे एक अपॉर्चुनिटी को, एक मौके को क्राइसिस में बदला गया। और यह काम शुरू हुआ मार्च 2020 में एक इर्रेशनल डिसीजन लिया गया ऑफ इंपोर्ट कैंसिलेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीजन के एक गलत डिसीजन लिया गया, ना समझने वाला इर्रेशनल डिसीजन लिया गया जो कि समझ में ना आए, ऑफ इंपोर्ट कैंसिलेशन whereby the OMCs were asked to cancel their cheap international purchases के ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कम कीमत पे इंटरनेशनली चीजें परचेज करी थी, ऑयल परचेज करी थी, उसके इंपोर्ट ऑर्डर कैंसिल किए जाएं। और साथ साथ इसमें यह भी लिखा है consumers had to pay the penalty for the failure of Ministry of Energy and Petroleum Division to implement the product review meeting decisions। जो आम आदमी यानी कि आप और मैं, हर पाकिस्तानी को इस गलत फैसले की कीमत अदा करनी पड़ी। कौन से गलत फैसले की? जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन ने लिया, जिसको काबीना ने सेकंड किया, जिसको के हेड करते हैं वजीर आजम साहब, और उनके इस हवाले से स्पेशल असिस्टेंट कौन है? वो है नदीम बाबर। और आपको नदीम बाबर के सिग्नेचर कहीं नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो SAPM में असाइन सेक्रेटरी ने करना होता है, समरी सेक्रेटरी ने बनानी है, और DG ऑयल और उन दोनों के खिलाफ तो कमीशन ने बता ही दिया है। और साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जनाब के मिनिस्ट्री वेंट फॉर द ब्लैंकेट इंपोर्ट बैन रिगार्डलेस ऑफ दिस सो कॉल्ड बैन। इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट 6 ऑयल कैरिंग वेसल बिलोंगिंग टू प्राइवेट OMCs डिड डॉक एंड डिकैंट ड्यूरिंग द डेज ऑफ इंपोर्ट एम्बार्गो। और साथ दस द OMCs ह्यू एंड क्राई एम्बार्गो इज नॉट एट ऑल दैट ट्रू अ रीजन फॉर द शॉर्टेज। साथ ये भी कहा गया है कि लिफ्टिंग ऑफ इंपोर्ट बैन इन द एंड ऑफ अप्रैल कोइंसाइडेड विद द ग्रेजुअल राइज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम products, albeit a little. May and June witnessed the apathy of certain culprit oil marketing companies which imported oil but hoarded or slowed down the supply at their retail outlet। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन जब सबसे कम कीमतें उस वक्त इंपोर्ट पे बैन लगा देती है, किसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, जैसे हमने आपको उस वक्त प्रोग्राम में बताया था, और अब ये चीज़ इस कमीशन में आ गई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और आवाम को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए। अब इस हवाले से नाज़रीन कमीशन रिपोर्ट में और भी चीजें आई हैं कि कौमी खजाने के लिए क्या हुआ और नुकसान कितना हुआ, बल्कि हमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मुझे अगर 2 मिनट जरा दें, मैं 2-3 पॉइंट्स इस रिपोर्ट के डिस्कस करके फिर आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि आज ही ये रिपोर्ट आई है, हुकूमत ने अभी तक पब्लिक नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में ये कहा था कि ये रिपोर्ट हमारे पास एक्सक्लूसिवली इस वक्त मौजूद है। और जो फैसला कौमी खजाने के लिए है, क्या किया गया था कि मिनिस्ट्री किस तरह से कोल्यूजन कर रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, मिली हुई है, मिली भगत कैसे कर रही है। आइए नाज़रीन, ये हमने क्या सवाल किया था जरा देखते हैं। बड़े वाज़ेह अल्फाज में ओगरा ने जवाब दिया कि आप ये जो फैसला कर रहे हैं ये कौमी खजाने के लिए और पाकिस्तान में जो तेल के कंज्यूमर्स हैं उनके मुफाद में ये फैसला नहीं होगा। तो फैसला आपने किसके मुफाद में किया? फैसला आपने किया ऑयल रिफाइनरीज के मुफाद में, तेल की कंपनियों के मुफाद में। जी नाज़रीन, आपने देखा, और कमीशन की रिपोर्ट का जब नाज़रीन आप सफ़ा नंबर 134 और 135 पढ़ते हैं तो इसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में यही अल्फाज लिखे हुए हैं कि कमिंग हार्ड ऑन PSO एंड सॉफ्ट ऑन प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि सरकारी PSO पे और जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको फायदा दिया गया। और इट इज एन ऑब्वियस केस ऑफ क्रिमिनल ओमिशन और collusion between the regulator, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन, एंड OGRA of oil industry and oil marketing companies. This inaction can be proclaimed as collusion. इससे वाज़ेह अल्फाज नहीं मिल सकते कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन मिली भगत के साथ जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं
उसको फायदा देने के लिए बैठी हुई है। बड़े वाज़ेह अल्फाज में कमीशन ने ये वाली चीज आपके सामने रख दी है। और हमने ये भी सवाल किया था मिफ्ता इस्माइल साहब, जनाब पूरी दुनिया में सस्ता तरीन तेल था, पूरी दुनिया इस हवाले से ऑर्डर्स बुक कर रही थी और वाज़ेह तौर पे हमने मिसाल दी कि जी भारत की आप मिसाल लें, उन्होंने अपने ऑर्डर्स किए, हमारा दोस्त मुल्क चीन है, उन्होंने अपने ऑर्डर्स इस हवाले से बुक किए। हमने इस हवाले से क्या किया, हमने बैन लगाया क्योंकि हमने दूसरे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने थे। स्टोरेज फैसिलिटीज के हवाले से जो कुछ बताया गया वो भी इस रिपोर्ट में बिल्कुल अयां हो जाता है कि वो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपने इतने सालों में बिल्ड नहीं की और इस हवाले से कौम को जो चीजें बताई गई क्या वो सारी की सारी उसी तरह से सच थी। जो सवाल हमने इस हवाले से उठाया था कि पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं उठा रहा, तो नदीम बाबर साहब ने कितना उस वक्त इंटेलिजेंट जवाब दिया था। और फिर जब जाके वजीर आजम को कहा था कि देखा वजीर आजम साहब, मैं गया था प्रोग्राम पे और मैंने सारे सवालों के सही जवाब दे दिए और जो जवाब उन्होंने सही दिए थे कल काबीना में रिपोर्ट आनी है, तो नदीम बाबर साहब से मुझे उम्मीद है कि काबीना में वजीर आजम भी पूछेंगे और दीगर काबीना के अरकान भी कि जनाब ये वाली रिपोर्ट जो है डीजी ऑयल सेक्रेटरी पेट्रोलियम के हवाले से और मिनिस्ट्री की जो कोल्यूजन के हवाले से चीज कह रही है वो क्या है और आपने ऑर्डर्स क्यों नहीं बुक किए थे, क्या जवाब दिया था, आइए देखते हैं। जब दुनिया में सस्ता तरीन तेल था हमने कितने सस्ते तरीन ऑर्डर्स बुक किए। जो हमारा प्राइसिंग मेथड चला आ रहा है 2010 से, उसके मुताबिक पीएसओ ने जो पिछले महीने की खरीदारी की होती है उसकी एवरेज लेके वो प्राइस बनती है अगले महीने के लिए। सस्ता तरीन आपने जो ऑर्डर बुक किया कोई एक मुझे बता दें कि जी ये हमने सस्ता तरीन किया, $2 बैरल पे हमने किया, 3 पे किया। मेरा ख्याल है पीएसओ, मैं पीएसओ नहीं रन करता लेकिन पीएसओ का मेरा ख्याल है सस्ता तरीन जो था वो $11 या $12 के करीब। तो मेरी इतलात के मुताबिक 24 अप्रैल को जब $8.6 बैरल था वो बुक किया गया था और वो वेसल उसने आना था 27 अप्रैल को जिसकी कि जून में सेल होनी थी। तो हमने मिनिमम भी 8 पे किया, जबकि चीन और हिंदुस्तान, उस हवाले से खबरें भी बहुत सारी हैं कि इंडिया ने 5,000 करोड़ इंडियन करेंसी 5,000 करोड़ बाय फिलिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ड्यूरिंग लॉकडाउन, चाइना स्टॉक पाइल्स क्रूड एज प्राइसेस कोलैप्स, चाइना क्रूड रिजर्व टू रीच 1.5 बिलियन बैरल्स इन 2020। हमने कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस हवाले से बिल्ड किए, कितना तेल हमने मंगवा के स्टॉक्स फिल किए। देखिए हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना मुल्क में वो 25-30 दिन से ज्यादा नहीं है। सो जिसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं, जो ऑपरेशनल रिजर्व नहीं होते, वो यूज नहीं किए जाते। जी नाज़रीन, और जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने वो भी नहीं पूरी की। ये रिपोर्ट में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट में लिखा है कि जो नदीम बाबर साहब कह रही हैं इवन वो भी नहीं पूरी की। और इसी रिपोर्ट के जब आप सफ़ा नंबर 40 को देखते हैं नाज़रीन, तो इसमें सफ़ा नंबर 42 को उसमें पैराग्राफ 5.29 उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है, मिसाल दी गई है और टाइटल ये है कि एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। दिल साहब इसको लार्ज स्क्रीन पे करें, फुल पेज, जी बिल्कुल, एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। और ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि जो कम कीमतें थी वो तमाम ममालिक के लिए जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद थी। और जैसे कि इंडिया, उसने भी काफ़ी सारा ऑयल इंपोर्ट किया और 37 मिलियन मेट्रिक टन उन्होंने इंपोर्ट किया। तो हम इस पे क्या कहते हैं, हमारी तो नाज़रीन कैपेसिटी नहीं, और जो कैपेसिटी थी वो भी हमने फिल नहीं की, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, ये कोल्यूजन जो है आज कमीशन रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ सेक्रेटरी पेट्रोलियम है और डीजी ऑयल है, या कि वो फैसला साजी भी है जिसके जरिए काबीना से भी ये फैसला अप्रूव करवाया गया, वजीर आजम उसको चेयर करते हैं, काबीना मेंबरान उसमें शामिल होते हैं, या कि मलबा सिर्फ सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल पे डाल दिया जाए काफी है। अच्छा भाई, क्योंकि आपकी ये जो रिपोर्ट है, आपने खुद ही फरमाया कि ये रिपोर्ट अभी आम नहीं हुई है, तो मुझे इस कल तक उम्मीद है हो जाएगी, नहीं मिला है, तो कल तक हो जाएगी, तो फिर मैं तो इस पर कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन ये कहना, इतना कहना मेरे लिए आई थिंक सही होगा कि हुकूमत जो है वो जो लोग वोट दे रहे थे या जो लोग लेके आए थे वो इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हुकूमत में कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो भी इमरान खान की वो होती है। देखें ना, जब 125 रुपये से 80 रुपये पे चीनी, 115 से 80 रुपये पे चीनी आई तो खान साहब ने उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करी है। तो फिर जाहिर है कि कोई चीज़ अगर शॉर्टेज भी होती है तो वो भी उनका कसूर होता है। वो इमरान खान जो कहते कोई नहीं है, वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट हैं नदीम बाबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और इनको सारी जो चिट्ठियां लिखती हैं, चाहे एलएनजी की कंपनियां हो, गैस की कंपनियां हो, तेल की कंपनियां, वो इन्हीं को चिट्ठियां लिखती हैं सारी। उमर अयूब को कम ही लिखते हैं।
बहरहाल मैं तो ये समझता हूं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की होती है। अब किसकी इंडिविजुअल निशानदेही करना है उसके अंदर मैं बिल्कुल ठीक है। ऑयल के बारे में वफा लेंगे सच्ची और बात ये सवाल उठाएंगे कि जिस तरह से पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट आई है, अगर एलएनजी की इंपोर्ट जो इस वक्त हुकूमत कर रही है उस पर भी एक कमीशन बना दिया जाए तो क्या उसमें भी इसी तरह की चीजें निकलेंगी कि फैसला साजी जो है वो सही वक्त पे नहीं की गई, और अगर की गई जो फैसला साजी की गई उससे भी मुल्क को नुकसान हुआ और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जो पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट है इसकी मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, और एलएनजी के मामलात और गाजर मूली तो नहीं है। जब हमने ये सवाल किया तो नदीम बाबर साहब ने क्या कहा था और अब क्या कहते हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कंपनी ट्रिफिगुरा उसने 29 अप्रैल 2020 को नदीम बाबर साहब को खत लिखा कि पाकिस्तान कौमी खजाने से $700 मिलियन बचा सकते हैं, और उस पर जो उन्होंने ऑफर की अब दिसंबर 2020 में वो ऑफर क्या मल्टीपल टाइम ज्यादा होगी, और ये फैसले क्या हुआ इस हवाले से? देखिए, उन्होंने ये ऑफर करी थी कि जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कतर के, गनवर के, जो दूसरे, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। $3.70 से लेके $4.70 तक की वो कन्वर्जन दे रहे थे, तो आपको अगले 2 साल तक वो फिक्स कर सकते थे आप। आज जो आप ले रहे हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कतर से, वो $5.75 का ले रहे हैं। ट्रैफिगुरा अप्रैल में $4.70 मैक्सिमम दे रही थी, और जो आज ट्रैफिगुरा ने ऑफर करी है गुज़िश्ता कल जो ऑफर करी है वो करी है $19.80 की। मतलब कहाँ ऑफर थी अप्रैल के अंदर $3.70 की, और अब ऑफर करी है $19.80 की, उसी गैस की। वही गैस होगी जो $4 से कम में बेच रहे थे, अब वो $20 की बेच रहे हैं और $13 की बेच रहे हैं। तो ये हमने एक उस मौका वक्त जो है, ना लेने की वजह क्या थी, और इससे नुकसान होगा कौमी खजाने को? सर, इसके नुकसान मुझको और आपको होगा। ये गैस महंगी हो जाएगी और हमारी जो कॉस्ट होगी गैस की वो बढ़ जाएगी, जो हमारे एलएनजी के ऊपर चीज़ें चलती हैं। ये सीधा लोगों की जेब से पैसे निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा ये कि ना लेने की वजह तो आप पेट्रोलियम वालों से पूछें कि क्या हो। ये लेटर भी नदीम बाबर साहब को लिखा गया था, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को सस्ता पेट्रोल मिले, सस्ती गैस मिले, क्या ये वजह है? देखिए, इसमें मैं किसी की नीयत पे शुबा बिल्कुल नदीम बाबर साहब को लिखा गया ना, इंसान गलती जी, लेकिन गलती करता है इंसान, और ये जो पीटीआई की एक तारीख है गलतियों की, इसके अंदर एक ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखें कि जो चीज़ आपको $4 में मिल रही थी वो आज आप $19 की आपको दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि 19 में लेनी चाहिए या लेंगे, लेकिन अब आप ये देखें कि ये ताख़ीर करने से कितना नुकसान हुआ है। और उस वक्त अगर अप्रैल में ये ले लेते, किसी और को टेंडर कर लेते, इनसे ना लेते, कोई टेंडर कर लेते, जो सस्ता आ जाता है, हो सकता है 2-4 पैसे और सस्ते मिल जाता। लेकिन अप्रैल मई के अंदर गैस नहीं खरीदना और जून जुलाई में टेंडर ना करना। आप मुझे बताएं कि जनवरी की 8 को आपको गैस चाहिए और आप आज टेंडर खोल रहे हैं। कौन दुनिया के अंदर 15 दिन के अंदर 10 दिन में आपको एलएनजी साहब हम कोशिश करें कि नदीम बाबर साहब का ही मौक़िफ़ लें और इस स्टोरी को भी फॉलो करेंगे ना।